नमस्कार, डीडी न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। भारतीय जनता पार्टी में नवीन अध्याय की शुरुआत। नितिन नवीन पार्टी के 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह और राजनाथ समेत पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में संभाली जिम्मेदारी। कहा, पीएम मोदी से मिली राष्ट्र सेवा की प्रेरणा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नितिन नवीन को भाजपा अध्यक्ष चुने जाने पर दी बधाई। नितिन नवीन को बताया बॉस और खुद को कार्यकर्ता। कहा, हमारे यहां पदभार एक व्यवस्था, कार्यभार जीवन भर की जिम्मेदारी। घुसपैठ और परिवारवाद पर भी साधा निशाना। तमिलनाडु विधानसभा में हंगामा। राष्ट्रगान के अपमान और राज्यपाल के वॉकआउट के बाद विपक्ष ने भी किया बहिष्कार। कहा, स्टालिन सरकार में प्रदेश की कानून व्यवस्था चरमराई। केरल के विश्व प्रसिद्ध शबरीमाला मंदिर में सोने की चोरी मामले में ईडी की बड़ी कार्रवाई। केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में कुल 21 जगहों पर छापेमारी। देवस्थम बोर्ड के मुख्यालय पर भी मारी रेड। और लेह में खेलो इंडिया विंटर गेम्स का आगाज। उपराज्यपाल कविंदर गुप्ता ने किया उद्घाटन। 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के खिलाड़ी विभिन्न प्रतिस्पर्धाओं में ले रहे हैं हिस्सा। और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। 45 वर्षीय नितिन नवीन को औपचारिक रूप से भाजपा का अध्यक्ष घोषित किया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। बिहार के 5 बार के विधायक नवीन पार्टी के शीर्ष पद के लिए एकमात्र उम्मीदवार थे, जिनका समर्थन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित अन्य वरिष्ठ भाजपा नेताओं ने किया। भाजपा के संगठन पर्व के राष्ट्रीय चुनाव अधिकारी के लक्ष्मण ने नितिन नवीन को चुनाव प्रमाण पत्र सौंपा। संगठन पर्व के दौरान पूर्व भाजपा अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद रहे। कार्यक्रम में भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय पदाधिकारी, राज्य इकाई के अध्यक्ष और पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति के सदस्य भी मौजूद रहे। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा का कार्यकर्ता होना उनके लिए गौरव की बात है। उन्होंने कहा कि भाजपा हमेशा अनुशासन से चलने वाली पार्टी है और इस नाते नितिन नवीन उनके बॉस हैं। आज भाजपा का जितना फोकस संगठन के विस्तार पर है, उतनी ही बड़ी प्राथमिकता कार्यकर्ता के निर्माण की भी है। भाजपा एक ऐसी पार्टी है जहां लोगों को लगता होगा कि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री है, तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, 50 साल की छोटी आयु में मुख्यमंत्री बन गए, 25 साल से लगातार हेड ऑफ द गवर्नमेंट रहे हैं। ये सब अपनी जगह पे हैं, लेकिन इन सबसे भी बड़ी चीज मेरे जीवन में है, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। ये सबसे बड़ा गर्व है। और जब बात पार्टी के विषय को आती है, तब माननीय नितिन नवीन जी, मैं एक कार्यकर्ता हूं, वे मेरे बॉस हैं। प्रधानमंत्री ने विकसित भारत के निर्माण के लिए आने वाले 25 वर्षों को बेहद महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि ऐसे समय में नितिन नवीन जैसे युवा कार्यकर्ता भाजपा की विरासत को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। आने वाले 25 वर्ष बहुत महत्वपूर्ण है। ये वो कालखंड है
जब विकसित भारत का निर्माण होना है और होना तय है, इस महत्वपूर्ण कालखंड की शुरुआत में हमारे माननीय नितिन नवीन जी बीजेपी की विरासत को आगे बढ़ाएंगे। मैं आजकल के युवाओं की भाषा में कहूं तो नितिन जी खुद भी एक प्रकार से मिलेनियल है। वो उस जनरेशन से हैं जिसने भारत में बड़े आर्थिक, सामाजिक और टेक्नोलॉजिकल परिवर्तन होते देखे हैं। वो उस जनरेशन से हैं जिसने बचपन में रेडियो से सूचनाएं पाई और आज एआई के भी एक्टिव यूजर है। नितिन जी के पास युवा ऊर्जा भी है और संगठन में कार्य का लंबा अनुभव भी है। ये हमारे दल के हर कार्यकर्ता के लिए बहुत उपयोगी होगा। प्रधानमंत्री ने घुसपैठियों को देश की सुरक्षा के लिए खतरा बताया। उन्होंने कहा कि घुसपैठियों को सुरक्षा देने वाले दलों का असली चेहरा जनता के सामने आना जरूरी है। दुनिया में कोई अपने देश में घुसपैठियों को स्वीकार नहीं करता। भारत भी घुसपैठियों को अपने गरीबों, हमारे नौजवानों के हक कभी भी लूटने नहीं दे सकता। घुसपैठिए देश की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। उनकी पहचान करके उन्हें वापस उनके देश भेजना बहुत आवश्यक है। इसके अलावा जो वोट बैंक की राजनीति में घुसपैठियों को बचा रहे हैं या उन्हें कवर दे रहे हैं, उन्हें हमें पूरी शक्ति से जनता के सामने बेनकाब करना ही होगा, उनको एक्सपोज करना ही होगा। भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नवीन ने सभी कार्यकर्ताओं का आभार जताया है। अपने पहले संबोधन में नितिन नवीन ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का नेतृत्व हम सबके लिए मार्गदर्शक है। उन्होंने कहा कि हम सबको मिलकर विकास के मॉडल को आगे बढ़ाना है। साथ ही इस दौरान नितिन नवीन ने विकसित भारत के संकल्प को भी दोहराया है। सत्ता को सेवा का माध्यम बनाते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले 25 वर्षों में जिस प्रकार से सरकार के मुखिया के रूप में गुजरात में और अब देश के प्रधानमंत्री के रूप में भारत के विकास में लगातार अब काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से आपका प्रेरणादायी नेतृत्व हम जैसे नए कार्यकर्ताओं के लिए, हम जैसे पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए एक मापदंड है जिसको हम लोग निश्चित रूप से आपसे सीखते हैं। और मैं तो कहूंगा कि जिस सुशासन को मॉडल को आपने पूरे देश और विश्व में स्थापित किया है, अन्य सभी राज्य सरकारों को भी उस मॉडल के साथ काम करना चाहिए, तभी हम विकास के सही मापदंड को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचा पाएंगे। आइए हम सब मिलकर विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने की भागीदारी सुनिश्चित करें। एक शक्तिशाली गतिमान संगठन के साथ राष्ट्र निर्माण की इस यात्रा को नई ऊंचाइयों तक लेके चले। तो भारतीय जनता पार्टी में नवीन अध्याय की शुरुआत हो गई है। सोमवार को चुनाव प्रक्रिया की औपचारिकता पूरी होने के बाद मंगलवार को औपचारिक रूप से नितिन नवीन बीजेपी के 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। इस खास रिपोर्ट में देखते हैं नितिन नवीन के साधारण कार्यकर्ता से पार्टी अध्यक्ष तक की कहानी।
भारतीय जनता पार्टी हमेशा से ही अपने कार्यकर्ताओं की मेहनत और समर्पण को सर्वोच्च प्राथमिकता देती आई है। ये वो संगठन है जहां पद और जिम्मेदारियां योग्यता और जमीनी स्तर पर किए गए कार्यों के आधार पर मिलती है, जिसका जीता जागता उदाहरण है बिहार के युवा नेता नितिन नवीन, जिन्होंने एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में अपना राजनीतिक सफर शुरू किया और अपनी कड़ी मेहनत से आज भाजपा के सर्वोच्च पद तक पहुंच गए। जमीनी स्तर पर गहरी पकड़, अनुशासित संगठनात्मक कार्य और दृढ़ इच्छा शक्ति से निरंतर आगे बढ़ने की राजनीतिक कला ही नितिन नवीन को बाकी नेताओं से अलग बनाती है। मात्र 45 साल की उम्र में वे भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष संगठनात्मक पद पर आसीन होने वाले सबसे युवा नेता बन चुके हैं। उनकी ये पदोन्नति भाजपा में हो रहे गहन बदलाव का स्पष्ट संकेत है। एक ऐसी पार्टी जो चमक दमक, करिश्मा या पारिवारिक प्रसिद्धि के बजाय कैडर आधारित राजनीति, संगठन के प्रति समर्पण और इसी के दम पर लगातार चुनावी सफलता को महत्व देती है। नितिन नवीन उस दल के सच्चे सिपाही हैं। नितिन बूथ स्तर से उठकर अब राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा की राजनीतिक रणनीति को मजबूत कर रहे हैं। नितिन नवीन का जन्म 23 मई 1980 को रांची, झारखंड में स्वर्गीय नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा और श्रीमती मीरा सिन्हा के घर हुआ। नवीन किशोर सिन्हा भाजपा के वरिष्ठ नेता और पटना पश्चिम से बिहार विधानसभा के 4 बार के विधायक रहे। नितिन का जन्म राजनीतिक परिवार में हुआ था, लेकिन वो कभी भी राजनीति में नहीं आना चाहते थे, लेकिन राजनीति ने नितिन को चुन लिया था। साल 2006 में उनके पिता के निधन के बाद उनके जीवन में एक नाटकीय मोड़ आया और भाजपा ने पटना पश्चिम से उन्हें उपचुनाव लड़ने के लिए तैयार किया। पार्टी ने उन पर भरोसा जताया तो उन्होंने उस भरोसे पर खरा उतरने के लिए अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ 26 साल की उम्र में ही सक्रिय राजनीति में प्रवेश किया। साल 2006 से शुरू हुआ राजनीति का ये सफर नितिन नवीन की विनम्रता और इच्छा शक्ति के दम पर लगातार आगे बढ़ रहा है। नितिन नवीन बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र से लगातार 5 बार निर्वाचित हुए। साल 2010, 2015, 2020 और 2025 में बैक टू बैक जीत हासिल कर उन्होंने अपनी राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने के साथ साथ संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत किया। नितिन नवीन बिहार सरकार में कैबिनेट मंत्री के रूप में सड़क निर्माण, शहरी विकास एवं आवास और कानून जैसे महत्वपूर्ण विभागों का भी कार्यभार संभाला। इसके अलावा अपने विधायी करियर के साथ साथ उन्होंने संगठन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नितिन की जमीनी पकड़ और विनम्र स्वभाव को देखते हुए पार्टी ने उन्हें सिक्किम और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में महत्वपूर्ण संगठनात्मक जिम्मेदारियां भी दी, जिसे उन्होंने बखूबी पूरा किया। सहज व्यक्तित्व, लगातार चुनावी सफलताएं, संगठनात्मक क्षमता और नेतृत्व शैली उन्हें एक ऐसे राजनेता के तौर पर सामने रखता है जो भाजपा के नए कैडर के नवीनीकरण की क्षमता को दर्शाता है। यही वजह है कि पार्टी ने नितिन नवीन पर भरोसा दिखाते हुए उन्हें इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और वहीं नितिन नवीन के निर्विरोध भाजपा के 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर पटना स्थित उनके आवास के बाहर भाजपा कार्यकर्ताओं ने जमकर जश्न मनाया। खबरें अभी और भी हैं, लेकिन पहले एक छोटा सा ब्रेक। व्यक्तिगत जानकारी के लिए ऑनलाइन अनुरोधों से रहें सावधान। कुछ भी जानकारी देने से पहले जरूर सोचें। कोई भी वैधानिक कंपनी फोन या इंटरनेट पर आपसे निजी जानकारी कभी भी नहीं मांगती। इसलिए ऐसे कॉल या ईमेल आने पर अपनी जानकारी देने से पहले समझदारी दिखाएं और सावधानी बरतें। LIC युवा प्रोफेशनल्स के लिए लाए हैं नवजीवन श्री। करें नियमित प्रीमियम का भुगतान, जीवन बीमा का आनंद लें, प्राप्त करें प्रीमियम के प्रतिशत पर गारंटीकृत एडिशंस, अपने वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप मैच्योरिटी पर गारंटीकृत धनराशि पाएं। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक अतिरिक्त लाभ आज ही खरीदें। टिंग टिंग, आपके लिए एक फेस्टिवल ऑफर है। QR कोड स्कैन करो, UPI पिन डालो और 10,000 रुपए आपके बैंक अकाउंट में। पिन डालूंगा तो पैसा खट से आएगा नहीं, झट से कट जाएगा। मैं मूर्ख नहीं हूँ। तालियां। UPI कहता है
यूपीआई पिन पैसे भेजने के लिए होता है, पाने के लिए नहीं। इस बात को याद रखें और कहें मैं मूर्ख नहीं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड नैल्को ने वित्त वर्ष 2024-25 में अब तक का सर्वश्रेष्ठ वित्तीय प्रदर्शन दर्ज किया है। कंपनी ने बड़े पैमाने पर विस्तार योजनाओं की घोषणा करते हुए आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य के प्रति अपनी मजबूत प्रतिबद्धता को एक बार फिर दोहराया है। आइए जानते हैं नैल्को की इस उपलब्धि और भविष्य की योजनाओं की पूरी जानकारी। नाल्को ने वित्त वर्ष 2024-25 में अब तक का सर्वश्रेष्ठ वित्तीय प्रदर्शन किया है। कंपनी का राजस्व बढ़कर 16,788 करोड़ तक पहुंच गया। वित्त वर्ष 2025-26 की पहली छमाही में भी कंपनी ने पिछले वर्ष की तुलना में अधिक राजस्व और लाभ प्रदाता के साथ बेहतर प्रदर्शन दर्ज किया है। नाल्को प्रमुख क्षमता विस्तार परियोजनाओं में निवेश कर रही है, जिनमें पोटांगी बॉक्साइट खदानें, दामनजोड़ी में 5वीं स्ट्रीम एल्यूमिनियम रिफाइनरी, अनगुल में एल्यूमिनियम स्मेल्टर का ब्राउनफील्ड विस्तार और एक नया कैप्टिव पावर प्लांट शामिल है। इन परियोजनाओं का उद्देश्य उत्पादन क्षमता को मजबूत करना और दीर्घकालिक विकास सुनिश्चित करना है। खदानों से लेकर रिफाइनरियों तक नाल्को के कर्मचारियों ने उत्पादकता बढ़ाने, परिचालन दक्षता सुधारने और लागत अनुकूलन में अहम भूमिका निभाई है, जिससे कंपनी की ऐतिहासिक सफलता सुनिश्चित हुई है। H1 हमारा परफॉर्मेंस जो अच्छा हुआ है वो इसलिए हुआ है क्योंकि हमारा फिजिकल परफॉर्मेंस अच्छा हुआ था। क्योंकि हम अभी तक में एवर बेस्ट H1 एल्यूमिना प्रोडक्शन, मेटल प्रोडक्शन किए, कॉस्ट भी कम किए, इसलिए हमारे फाइनेंशियल फिगर्स भी अच्छे हुए हैं। तो वो इसलिए हुआ क्योंकि हमारा प्रोडक्शन का लेवल जो वॉल्यूम है, हम प्रोडक्शन अच्छा किए और कॉस्ट भी हम अपना कम कर पाए। कंपनी की मजबूती शेयर बाजार में भी दिखाई दे रही है। मार्च 2025 में नाल्को का शेयर मूल्य 177.55 था, जो जनवरी 2026 में बढ़कर 373.40 हो गया। इस अवधि में शेयर में लगभग 110% की वृद्धि दर्ज की गई है। इस अवधि के दौरान कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन भी दोगुना हो गया है। नाल्को के रिकॉर्ड वित्तीय प्रदर्शन और महत्वाकांक्षी विस्तार योजना के पीछे उसके कर्मचारियों की मेहनत, अनुशासन और सामूहिक प्रयास हैं। नेतृत्व की दूरदर्शिता, मजबूत वित्तीय योजना और कर्मचारियों की अटूट प्रतिबद्धता के साथ नाल्को भारत के एल्यूमिनियम क्षेत्र और आत्मनिर्भर भारत के एक मजबूत स्तंभ के रूप में निरंतर आगे बढ़ रही है। हमारे एम्प्लॉयज़ ने, हमने जो ईयर एंड में, ईयर बिगनिंग में एक एनुअल बिजनेस प्लान किया था और टारगेट सेट किया था, जिसमें हमने अपना वॉल्यूम्स को बढ़ाने के लिए और अपना कॉस्ट कम करने के लिए, एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए जो टारगेट लिया था, सभी एम्प्लॉय लोगों ने ये चैलेंजिंग टारगेट लिया और उस टारगेट को अचीव करने के लिए एम्प्लॉयज़ लोग ने काफ़ी काम किया है। नेतृत्व की दूरदर्शिता, मजबूत वित्तीय योजना और कर्मचारियों की अटूट प्रतिबद्धता के साथ नाल्को भारत के एल्यूमिनियम क्षेत्र और आत्मनिर्भर भारत के एक मजबूत स्तंभ के रूप में निरंतर आगे बढ़ रही है। सुदर्शन साहू, डीडी न्यूज, भुवनेश्वर। अगली खबर की ओर चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता में आने के बाद लंबित परियोजनाओं के काम में तेजी लाने और उन्हें जल्द से जल्द पूरा करने के लिए प्रगति नाम से एक पहल की शुरुआत की। इसका मकसद था प्रोजेक्ट्स में देरी की वजहों का पता लगाकर उसका समाधान निकालना। इस पहल की 50 बैठकें हो चुकी हैं और 85 लाख करोड़ की 3,300 से ज्यादा परियोजनाओं को जल्द पूरा किया गया है। प्रगति की ये पहल कैसे कमाल कर रही है, इसी पर हम एक सीरीज चला रहे हैं जिसका नाम है प्रगति एट 50, विकास को गति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया प्रगति प्लेटफॉर्म देश की वर्षों से अटकी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को नई गति दे रहा है। ओडिशा की हरिदासपुर पारादीप नई रेल लाइन इसका एक अहम उदाहरण है, जो दशकों की देरी के बाद प्रगति समीक्षा के जरिए जमीन पर उतर सकी। देखिए हमारी ये विशेष रिपोर्ट। हरिदासपुर पारादीप नई रेल लाइन ओडिशा में खनिज समृद्ध क्षेत्रों को देश के प्रमुख डीप वाटर पोर्ट पारादीप से जोड़ने वाली एक रणनीतिक रेल परियोजना।
इस 82 किलोमीटर लंबी रेल लाइन को वर्ष 1997 में मंजूरी दी गई थी, लेकिन भूमि अधिग्रहण, वन और पर्यावरण मंजूरियों और प्रशासनिक अड़चनों के कारण ये परियोजना वर्षों तक अधूरी पड़ी रही। इस रेल लाइन की बात करें तो 1186 करोड़ की लागत से बनी ये रेल लाइन 82 किलोमीटर लंबी है। इस रेल लाइन की मदद से हरिदासपुर और पारादीप के बीच करीब 40 किलोमीटर की कमी आई है। ये परियोजना जुलाई 2020 में बनकर तैयार हो गई है। 20 से 25 अतिरिक्त मालगाड़ियां अब प्रतिदिन इस लाइन पर चल रही हैं। इस लाइन से लॉजिस्टिक लागत में 300 से 400 प्रति टन की बचत भी हुई है। इस परियोजना के क्रियान्वयन के दौरान भूमि अधिग्रहण से जुड़ी 5 वन एवं पर्यावरण से जुड़ी 6 और निर्माण और वित्तीय मामलों से जुड़ी कई अन्य समस्याएं सामने आईं। स्थिति तब बदली जब अगस्त 2018 में इस परियोजना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रगति मंच पर समीक्षा के लिए लाया गया। प्रगति समीक्षा के दौरान प्रधानमंत्री ने ओडिशा सरकार और रेल मंत्रालय को स्पष्ट निर्देश दिए कि दिसंबर 2018 तक शेष भूमि अधिग्रहण पूरा किया जाए और परियोजना को मिशन मोड में आगे बढ़ाया जाए। इसके बाद जिला प्रशासन, राज्य सरकार और रेलवे के बीच समन्वय तेज हुआ और अटके काम पटरी पर आए। प्रगति के निर्देशों के बाद 39 गांवों में भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया तेज की गई। दिसंबर 2018 तक अधिकांश मुआवजा भुगतान पूरा हुआ और जनवरी 2019 तक पूरी जमीन रेलवे को सौंप दी गई। इसके साथ ही ट्रैक बिछाने, पुल निर्माण, सिग्नलिंग और विद्युतीकरण का काम तेजी से आगे बढ़ा। इस प्रोजेक्ट का प्रोग्रेस को अगर हम एनालाइज करें तो ये देखने में आता है 1996 से 2014 तक 18 साल में केवल 15% प्रोग्रेस ही अचीव हुआ था, जबकि 2014 से 2020 तक 6 साल में बैलेंस 85% प्रोग्रेस अचीव हुआ। हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के मार्गदर्शन एवं निर्देशानुसार प्रगति पोर्टल के माध्यम से इस प्रोजेक्ट का रेगुलर मॉनिटरिंग हुआ, तभी जाके ये प्रोजेक्ट का प्रोग्रेस में काफ़ी तेजी आई, जिस वजह से 2014 के बाद इस प्रोजेक्ट में जोर से काम हुआ और 2020 तक ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया। इस रेल लाइन के चालू होने से पारादीप पोर्ट की माल ढुलाई की क्षमता बढ़ी है, रेल नेटवर्क पर दबाव कम हुआ है और ओडिशा की औद्योगिक और समुद्री अर्थव्यवस्था को नई मजबूती मिली है। मार्च 2024 में इस लाइन पर पहली पैसेंजर ट्रेन भी शुरू की गई। रेलवे का डेवलपमेंट हुआ, मतलब इकोनॉमी डेवलपमेंट हुआ, लोगों को काम मिल गया, आयरन और ज़्यादा चलने लगा, पोर्ट को उड़ीसा का इकोनॉमी डेवलप होने लगा। अभी क्रोमाइट और आयरन और लाइमस्टोन भाया हरिदासपुर दे के जाने से उसके लिए थोड़ा रेलवे का जो इनकम हुआ है वो तो ये रेलवे के लिए हम लोग थैंकफुल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रगति प्लेटफॉर्म सिर्फ समीक्षा का मंच नहीं, बल्कि निर्णय, जवाबदेही और समयबद्ध क्रियान्वयन का प्रभावी मॉडल बन चुका है। हरिदासपुर पारादीप रेल लाइन इस बात का प्रमाण है कि अगर इच्छा शक्ति और निगरानी हो तो वर्षों से अटकी परियोजनाएं भी तेजी से पूरी की जा सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। नमस्कार।